ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू थिंकर थॉमस हॉब्स। इस लेक्चर के अंदर हम थॉमस हॉब्स को कंप्लीट तरीके से समझेंगे। उनके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं और जितने भी फैक्ट्स हैं उनको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। जब मैं थॉमस हॉब्स की बात करता हूँ, थॉमस हॉब्स का जन्म जो है वो ब्रिटेन में हुआ था। 1588 में उनका जन्म होता है और 1689 में उनकी डेथ हो जाती है। वो एक सोशल कॉन्टेक्चुअलिस्ट थिंकर थे। मतलब कि जैसे अगर मैं थॉमस हॉब्स की बात करूं, मैं जॉन लॉक की बात करूं या फिर मैं रूसो की बात करूं, ये तीनों लोग जो हैं वो सोशल कॉन्टेक्चुअलिस्ट थिंकर थे। मतलब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी का समर्थन करते हैं। इनका ये कहना था कि जो स्टेट है, स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आई, तो स्टेट एग्जिस्टेंस में आई है कॉन्ट्रैक्ट से। मतलब सारे लोगों ने बैठ के एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद स्टेट बनाई गई। इसलिए थॉमस हॉब्स को सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर कहा जाता है। अभी आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर समझ नहीं भी आ रहा होगा तो मैं आगे इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी है स्टेट की, उसको मैं बड़ी आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर थे। देखो, थॉमस हॉब्स को समझने से पहले हमें उनका टाइम समझना होगा, हमें उनका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। वो किस सिचुएशन में पैदा हुए, किन सर्कमस्टांसिस के अंदर पैदा हुए और किस टाइम में पैदा हुए और उस टाइम पे वहां पे क्या चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फेमस स्टेटमेंट है हेरोल्ड लास्की की। उन्होंने कहा है एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। तो किसी भी थिंकर को अगर हमें समझना है तो हमें उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, उसके सर्कमस्टांसिस, उसकी कंडीशंस क्या थी उस वक्त, उसको समझना होगा। तो अगर मैं कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो उस वक्त क्या हो रहा था। देखो, उनका इंग्लैंड में जन्म होता है, उनका ब्रिटेन में जन्म होता है। तो उस वक्त क्या हुआ, एक टर्बुलेंस चल रही थी इंग्लैंड के अंदर। मतलब उथल पुथल चल रही थी पूरे के पूरे इंग्लैंड के अंदर। कैसे उथल पुथल चल रही थी, तो सबसे पहले 1588 में क्या होता है, स्पेनिश आर्मडा क्या करती है, अटैक करती है ब्रिटेन के ऊपर। मतलब स्पेनिश आर्मडा का अटैक होता है ब्रिटेन के ऊपर और उस वक्त इतना डर का माहौल था कि हॉब्स जो थे उनको एक प्री मैच्योर बर्थ देना पड़ा। मतलब हॉब्स जो थे ना वो प्री मैच्योर तरीके से पैदा हुए थे। स्पेनिश आर्मडा ने अटैक किया ब्रिटेन के ऊपर, इतना डर का माहौल था कि थॉमस हॉब्स की जो माँ थी, थॉमस हॉब्स की माँ ने थॉमस हॉब्स को एक प्री मैच्योर बर्थ दिया। मतलब 9 महीने से पहले ही बच्चा पैदा हो गया, 9 महीने से पहले ही थॉमस हॉब्स को जन्म देना पड़ा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब उनका जन्म होता है 1588 में स्पेनिश आर्मडा का अटैक होता है ब्रिटेन के ऊपर और थॉमस हॉब्स को प्री मैच्योर बर्थ दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त की सिचुएशन कैसी थी। उसके बाद 1641 में प्यूरिटन रेवोल्यूशन होता है। कहां पे, ब्रिटेन के अंदर। प्यूरिटन रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये रेवोल्यूशन जो था वो किंग और पार्लियामेंट के बीच चल रहा था। मतलब एक तरफ पार्लियामेंट था, एक तरफ किंग था। तो किंग क्या कर रहा था, अपनी पावर्स को असर्ट करना स्टार्ट कर रहा था। किंग अपनी पावर्स को असर्ट कर रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि किंग के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में घमासमी हो जाती है, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता है और दोनों के बीच एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। पार्लियामेंट की तरफ कौन था, क्रॉमवेल था। क्रॉमवेल जो है वो पार्लियामेंट वालों को लीड कर रहा था या पार्लियामेंट की तरफ था। और किंग कौन था उस वक्त, चार्ल्स बर्न था। तो चार्ल्स बर्न ने अपनी पावर को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया पार्लियामेंट के ऊपर। चार्ल्स बर्न ने कहा कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, पार्लियामेंट कहता था कि हम ज्यादा पावरफुल हैं। तो ये जो किंग था चार्ल्स बर्न, इसको फाइनली 1649 में क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो प्यूरिटन रेवोल्यूशन होता है ना, ये जो राजा और पार्लियामेंट के बीच चल रहा था। राजा ने अपनी पावर्स को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया और पार्लियामेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, क्रॉमवेल रिप्रेजेंट कर रहा था। तो फाइनली जो राजा था उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1649 में। और थॉमस हॉब्स उस वक्त किसकी सपोर्ट कर रहे थे, किंग की सपोर्ट कर रहे थे। थॉमस हॉब्स किसकी सपोर्ट कर रहे थे, किंग की सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त। तो क्योंकि किंग को मार दिया गया, किंग हार गया, राइट। तो थॉमस हॉब्स को क्या करना पड़ा, फ्लेड टू फ्रांस भागना पड़ा, फ्लेड टू फ्रांस। तो इस प्यूरिटन रेवोल्यूशन के दौरान हम देखते हैं कि हॉब्स को जो है वो फ्रांस भागना पड़ा क्योंकि राजा जो था यहां पे हार गया। उसके बाद 30 इयर्स वॉर चल रही थी, एक रिलीजियस वॉर चल रही थी वहां पे। कहां पे, ब्रिटेन के अंदर। किसके बीच चल रही थी, चर्च के बीच और पार्लियामेंट के बीच चल रही थी। जो चर्च के सपोर्टर थे वो कैथोलिक्स उनको कहा जाता था और जो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। तो एक रिलीजियस वॉर भी वहां पे चल रही थी। तो समझ आ रहा है आपको, मतलब ब्रिटेन का उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट क्या है, थॉमस हॉब्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है। सबसे पहले तो उसको प्री मैच्योर बर्थ दे दिया गया।
1588 में स्पेनिश आर्मडा अटैक करती है ब्रिटेन के ऊपर और थॉमस हॉब्स को प्री मैच्योर बर्थ दे दिया जाता है, 9 महीने से पहले उनकी डिलीवरी हो जाती है। दूसरा प्यूरिटन रेवोल्यूशन चल रहा था 1641 में, जिसमें राजा जो था वो हार जाता है। ये किंग और पार्लियामेंट के बीच चल रहा था। किंग को थॉमस हॉब्स भी सपोर्ट करते हैं और राजा हार गया तो थॉमस हॉब्स को फ्रांस भागना पड़ा। उसके बाद 30 ईयर्स रिलीजियस वॉर भी चल रही थी ब्रिटेन के अंदर, जहां पे हम देखते हैं कि चर्च और पार्लियामेंट के बीच में जो एक वॉर चल रही थी, चर्च को जो सपोर्ट कर रहे थे उनको कैथोलिक्स कहा जाता था, जो पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। तो इस तरीके की एनार्की, एक तरीके की एनार्की थी ब्रिटेन के अंदर। तो इसलिए थॉमस हॉब्स ने कहा आई एंड फियर वर बॉर्न ट्विंस। थॉमस हॉब्स ने कहा कि मैं और खौफ एक साथ पैदा हुए हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। तो इस तरीके से क्यों आई एंड फियर वर बॉर्न ट्विंस ऐसा थॉमस हॉब्स ने क्यों कहा? क्योंकि भाई इतनी एनार्की थी वहां पे, मतलब ऑर्डर नहीं था सोसाइटी के अंदर, मतलब किसी को अपनी लाइफ की किसी के पास सिक्योरिटी थी ही नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था कि कब कौन मार देगा। इतनी ज्यादा एनार्किक सिचुएशन वहां पे थी और ऊपर से इनको प्री मैच्योर बर्थ दे दी जाती है, मतलब जब उनका जन्म होता है तो अटैक किया गया था ना, तब जन्म हुआ। तो इस तरीके से डर में उनका जन्म हुआ, डर में उनकी बर्थ हुई, इसलिए उन्होंने कहा आई एंड फियर वर बॉर्न ट्विंस। इस तरीके से वो कहते हैं कि मैं और खौफ जुड़वा पैदा हुए हैं, एक साथ पैदा हुए हैं। तो उनकी मेन कंसीडरेशन क्या थी, वो क्या चाहते थे? वो समाज के अंदर ऑर्डर लाना चाहते थे, सोसाइटी के अंदर ऑर्डर को रिस्टोर करना चाहते थे। तो अब आपने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है, आपने ये समझ लिया है कि थॉमस हॉब्स का टाइम कैसा था, उस वक्त क्या चल रहा था। अब आपको पूरी की पूरी थॉमस हॉब्स की थियरी आसानी से समझ आएगी, क्योंकि वहां पे ऑल राउंड ऑलमोस्ट एनार्की है। तो इसलिए क्योंकि वहां पे एनार्की है तो थॉमस हॉब्स क्या करेंगे? थॉमस हॉब्स का मेन कंसर्न यही रहेगा कि किस तरीके से समाज के अंदर ऑर्डर को रिस्टोर करना है, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना है, लोगों की लाइफ को सुरक्षित करना है। राइट टू लाइफ जो लोगों का है, जो लोगों की लाइफ है उसको सुरक्षित करना है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। राइट तो इस तरीके से ये उनका मेन कंसर्न रहेगा और वो चाहेंगे कि एक ऐसी स्टेट हो जो कि लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी के अंदर रिस्टोर करे। इस तरीके से हम देखते हैं कि उनकी एक किताब आई जिसका नाम था लिवियाथन। काफी इंपॉर्टेंट किताब है, रट लेनी है आपने। लिवियाथन उनकी किताब का नाम है। लिवियाथन का मतलब होता है मॉन्स्टर। क्या मतलब होता है? मॉन्स्टर। तो उनकी किताब आई लिवियाथन, एक किताब थी, इसका मतलब क्या होता है? मॉन्स्टर होता है। और इस किताब के अंदर वो एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं आपको समझ आ गया होगा। वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की होगी, मतलब एक राजा का इस तरीके का शासन होगा कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होंगी, ताकि वो समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर कर सके। तो वहां पे वो एब्सोल्यूट मोनार्की का सपोर्ट करते हैं और वो जो स्टेट है ना उसको लिवियाथन कहते हैं। मतलब लिवियाथन मॉन्स्टर इतनी पावरफुल स्टेट होगी, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की है, अनलिमिटेड पावर्स हैं मोनार्की उसके पास, राजा के पास या गवर्नमेंट के पास। तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं, वो लिवियाथन एक किताब लिखते हैं जिसके अंदर वो एब्सोल्यूट मोनार्की की सपोर्ट करते हैं। उनको मॉन्स्टर कहा जाता है माल्मसबरी का। माल्मसबरी में वो पैदा हुए थे, यहाँ पे वो बॉर्न हुए थे, मतलब माल्मसबरी जगह का नाम था। तो उनको माल्मसबरी का मॉन्स्टर कहा जाता है। और किसने कहा है? ग्राहम वालिस ने उनको मॉन्स्टर कहा है माल्मसबरी का, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा पावर्स जो है वो स्टेट को दे दी थी। उन्होंने एब्सोल्यूट स्टेट की बात की, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की, इसलिए उनको जो है वो मॉन्स्टर ऑफ माल्मसबरी कहा जाता है। और कहा जाता है कि उनकी स्टेट इतनी पावरफुल थी कि उसको तुम मॉन्स्टर के साथ कंपेयर कर सकते हो, लिवियाथन स्टेट उसको कहा जाता है। कुछ किताबें हैं थॉमस हॉब्स की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखनी है, रट लेनी है। सबसे पहले लिवियाथन, मैंने आपको बताया लिवियाथन क्या है। लिवियाथन एक किताब है जिसके अंदर वो स्टेट को एब्सोल्यूट पावर देते हैं। और तो जो हम देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो सिविल वॉर चल रही थी और उसके बाद राजा को वहां पे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। और उसके बाद जो है ये स्टेट को अनलिमिटेड पावर देती है या फिर एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करती है। सेकंड उनकी किताब है डी साइब। डी साइब जो है वो सिटियंस के ऊपर है, साइब से सिटियंस, मतलब डी साइब जो है वो सिटियंस के ऊपर लिखी गई है। उसके बाद डी कॉर्पोर है जो कि बॉडी के ऊपर लिखी गई है। डी होमाइन है जो कि लॉ के ऊपर लिखी गई है। और द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है उनकी। उसके बाद बेहेमोथ, ये जो है इंग्लिश सिविल वॉर के ऊपर लिखी गई है। और उसके बाद कार्ल मार्क्स ये कहते हैं दैट हॉब्स एज फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हॉब्स जो है वो हम सबका बाप था। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने भी प्रेज किया है किसको? थॉमस हॉब्स को। कार्ल मार्क्स ने कहा कि हॉब्स हम सब लोगों का फादर है, हम जितने भी थिंकर्स हैं हमारा फादर है हॉब्स। अब आइए बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स।
तो थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनाई गई है। कैसे बनाई गई है मैं आपको अभी बताऊंगा, पूरी थ्योरी समझाऊंगा और उसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है और कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट होना क्या होता है। सबसे पहले थॉमस हॉब्स कहते हैं कि स्टेट का पर्पस क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्टेट का पर्पस होना चाहिए टू इंक्रीज प्लेजर एंड डिक्रीज पेन। उन्होंने कहा कि स्टेट का पर्पस ये होना चाहिए कि लोगों का प्लेजर बढ़ाया जाए और लोगों की जो पेन है उसको कम किया जाए, लोगों के दर्द पीड़ा दुख उनको कम किया जाए और लोगों की खुशियां बढ़ाई जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि थॉमस हॉब्स जो है वो फर्स्ट यूटिलिटेरियन थिंकर भी है। फर्स्ट यूटिलिटेरियन थिंकर भी है। यूटिलिटेरियन थिंकर। यूटिलिटेरियन थिंकर का मतलब क्या होता है? तो यूटिलिटेरियनिज्म एक फिलॉसफी है जो कि बेंथम के साथ एसोसिएटेड है। बेंथम ने उसकी शुरुआत की, या फिर हम कहते हैं जो इंडिया की चारवाक फिलॉसफी है वो भी उससे मिलती जुलती है। जेएस मिल ने उसकी बात की है। वो जो यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी है इसके अंदर ये कहा जाता है कि स्टेट का पर्पस क्या होता है? इंसान के प्लेजर को इंक्रीज करना और जो इंसान की पेन है उसको डिक्रीज करना। तो आपको सिर्फ इतना से याद रख लेना है कि थॉमस हॉब्स जो है वो पहले यूटिलिटेरियन थिंकर हैं। लेकिन ये जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी है ये जेएस मिल में हम आगे अच्छे से समझेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ह्यूमन नेचर कैसा है, मतलब कि उन्होंने इंसान का नेचर बताया कि इंसान का नेचर कैसा है। तो मैंने आपको बताया था कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो पैदा हुए हैं। एक इंसान दूसरे को मार रहा है, एनार्की है, राइट, फियर है, खौफ है। तो इस तरीके से उनका ह्यूमन नेचर भी वैसा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि इंसान का जो ह्यूमन नेचर है ना वो है पावर सीकर। इंसान पावर के पीछे भागता है, हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है और इसलिए हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि लाइफ जो है इंसान की वो कैसी है? नास्टी है, पुअर है, ब्रूटिश है और शॉर्ट है। उन्होंने कहा कि इंसान एक तो पावर सीकर है, सेल्फिश है, पावर के पीछे भाग रहा है और उसी के साथ साथ इंसान की जो जिंदगी है वो नास्टी हो गई है, वो पुअर हो गई है, वो ब्रूटिश है, वो शॉर्ट हो गई है। उसी के साथ साथ अगर मैं स्टेट ऑफ नेचर की बात करूं तो स्टेट ऑफ नेचर का क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ नेचर का मतलब होता है कि जब स्टेट नहीं बनी थी तब कैसी सिचुएशन थी, मतलब जब स्टेट नहीं बनाई गई थी तब कैसी सिचुएशन थी। तो जब स्टेट नहीं थी और ह्यूमन नेचर मैंने आपको बता दिया पावर सीकर है, हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई सजा नहीं है। तो बेसिकली ह्यूमन नेचर अगर ऐसा है, स्टेट ऑफ नेचर में कोई स्टेट नहीं है, मतलब नहीं होगी स्टेट ऑफ नेचर में कोई स्टेट, तो उस वक्त क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, डर होगा, जो बड़ा बंदा है वो छोटे को मार रहा है, मास्ते न्याय हो जाएगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, अमीर गरीब को कुचल रहा है, जो पावरफुल है वो कमजोर को मार रहा है, माइट इज राइट प्रिवेल करेगा, राइट। तो जो स्टेट ऑफ नेचर है वो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। थॉमस हॉब्स ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या है? वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब सारे सभी से लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई लॉज ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। उसके बाद नो स्कोप फॉर आर्ट लिटरेचर लेटर्स इंडस्ट्री, कोई स्कोप नहीं है, कोई आर्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, लिटरेचर के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, लेटर्स के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। कैसे किया जाएगा भाई? इंडस्ट्री कैसे बनाई जाएगी? कोई जाके आग लगा देगा, कोई कुछ कर देगा। तो बेसिकली यहां पे क्या है? इंसान की जिंदगी जो है वो नास्टी पुअर ब्रूटिश शॉर्ट हो गई है। ये एक प्री सोशल कंडीशन है और प्री पॉलिटिकल कंडीशन है। मतलब ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, तो यहां पे ना ही कोई सोसाइटी है, समाज भी नहीं है यहां पे, और ना ही यहां पे कोई स्टेट है। कोई लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, किसी के पास लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ खौफ है, सिर्फ फियर है, खौफ ही खौफ है। तो ये एक स्टेट ऑफ नेचर है। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब जब स्टेट नहीं थी तब कैसा था। देखो यहां पे ना वो एक कंटिन्यूटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर पहले वो बता रहे हैं कि इंसान कैसे रहता था जब स्टेट नहीं थी, तो इंसान कैसे रहता था, इंसान कैसा था, उसका नेचर कैसा था। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि फिर होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा? क्योंकि हमारा जो स्टेट ऑफ नेचर है, जब स्टेट नहीं है तो कोई सिक्योरिटी नहीं है लाइफ की, मतलब कोई किसी को भी मार देता है, इंसान की लाइफ ही सुरक्षित नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। फॉर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ मैन एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट स्टेट। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने एक स्टेट बनाई। मतलब सारे लोग इकट्ठे हुए क्योंकि सारे लोगों का ये कंसर्न था, मतलब कोई किसी को भी मार रहा था, कोई किसी को भी खा रहा था, किसी की लाइफ की सिक्योरिटी नहीं थी। तो सभी लोगों ने कहा कि यार हमें एक स्टेट बनानी चाहिए, हमें एक सरकार बनानी चाहिए, एक स्टेट बनानी चाहिए जो कि हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ताकि हम ये जो खौफ का माहौल है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है, इससे बाहर आ सकें। और अगर कोई स्टेट बनाने के बाद, मतलब कि अगर कोई किसी की हत्या करेगा
तो उसके ऊपर स्टेट जो है, प्रशासन जो है उसके ऊपर काम करेगा, राइट, उसको पनिशमेंट देगा। लेकिन पहले कोई कर देता था तो कोई पनिशमेंट नहीं देता था। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फेयर चल रहा है, तो हमें एक स्टेट बनानी चाहिए, हमें एक राज्य बनाना चाहिए जो कि हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, जो हमारी लाइफ को सुरक्षित करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेट क्या होगा? स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना। इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विद ऑल एंड एप्लीकेबल ऑन ऑल। ये सभी लोगों का, सभी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट था और सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मतलब सारे लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, सभी लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया है और सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट क्या होता है? स्टेट बनाई जाती है। उस स्टेट को लिव्याथन भी कहा जाता है, उस स्टेट को कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है। तो ये जो स्टेट बनाई जाती है इसको थॉमस हॉब्स लिव्याथन भी कहते हैं, कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। और ये जो स्टेट होगी ये एब्सोल्यूट स्टेट होगी, मतलब एब्सोल्यूट पावर दी जाएगी किसको? स्टेट को, राइट, अनलिमिटेड पावर दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पीपल जो होंगे, जो लोग होंगे, उनके पास कोई राइट नहीं होगा कि वो रिवॉल्ट कर सकें स्टेट के, मतलब कि स्टेट के अगेंस्ट लोग जो है रिवॉल्ट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने जॉन लॉक की बात करूं तो जॉन लॉक ने यह कहा था कि अगर स्टेट अच्छे से काम नहीं करती है तो लोगों के पास ये पूरा अधिकार है कि लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं स्टेट के ऊपर, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन थॉमस हॉब्स ने यह कहा कि अगर एक बार स्टेट बन गई तो तुम दोबारा रिवॉल्ट नहीं कर सकते हो। लोगों के पास ये अधिकार नहीं है कि लोग स्टेट के खिलाफ रिवॉल्ट करें, क्योंकि अगर आप रिवॉल्ट करोगे तो दोबारा जो है वो स्टेट ऑफ नेचर वापस आ जाएगा, दोबारा एनार्की जैसी सिचुएशन वापस आ जाएगी, दोबारा फियर आ जाएगा, दोबारा डर का माहौल आ जाएगा, दोबारा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे। मतलब स्टेट ऑफ नेचर में तुम वापस चले जाओगे अगर तुम स्टेट को ही हटा दोगे, स्टेट के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दोगे। उसी के साथ साथ ये जो स्टेट बनाई गई इसमें सारे राइट्स जो है ना इंडिविजुअल के, उनको सरेंडर कर दिया गया, सिर्फ राइट टू लाइफ को सरेंडर नहीं किया गया। तो जो राइट टू लाइफ है स्टेट ये आपसे आपकी नहीं छीन सकती है, बाकी स्टेट के पास सारी पावर्स हैं, स्टेट कुछ भी कर सकती है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था किसका? थॉमस हॉब्स का। इसमें वो बताते हैं कि स्टेट कैसे बनाई गई थी। तो ये देखो, ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक थियरी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के तहत सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो स्टेट बनाई गई। मतलब लोगों ने आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद स्टेट बनाई। क्योंकि स्टेट नहीं थी जब, तो तब बुरा हाल था, लोग सुरक्षित नहीं थे। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरी एक एवोल्यूशनरी थियरी भी है, उसके बाद एक डिवाइन ओरिजिन थियरी भी है। जो एवोल्यूशनरी थियरी है उसमें कहा जाता है कि स्टेट अपने आप बन गई, धीरे 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 उसका इवोल्यूशन हुआ। जो डिवाइन ओरिजिन थियरी है उसमें ये कहा जाता है कि स्टेट भगवान ने बनाई है। तो बेसिकली इसके ऊपर अलग अलग पर्सपेक्टिव है कि स्टेट कैसे बनी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी एक पर्सपेक्टिव है। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है थॉमस हॉब्स इसको सपोर्ट करते हैं, उसी के साथ साथ जॉन लॉक भी इसको सपोर्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ जो अपने जीन जैक्यूस रूसो हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन लॉक और रूसो ने अलग ही हिसाब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, वो हम जब उनको पढ़ेंगे तो तब उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हॉब्स थे उन्होंने सोवरेनिटी की कंप्लीट थ्योरी दी। तो क्योंकि हॉब्स ने सोवरेनिटी की कंप्लीट थ्योरी दी इसलिए उनको फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। अब आप यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे कि आपने तो कहा था कि मैकियावेली जो है वो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है। मैकियावेली फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है, लेकिन फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न थिंकर कौन है? हॉब्स है, क्योंकि हॉब्स ने सोवरेनिटी का जिक्र किया, हॉब्स ने सोवरेनिटी की कंप्लीट थ्योरी दी, इसलिए उनको फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न थिंकर कहा जाता है। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हॉब्स इंडिविजुअलिस्ट है और कुछ लोग कहते हैं कि हॉब्स जो है वो एब्सोल्यूटिस्ट है। अब यहाँ पे हॉब्स है तो है क्या? क्योंकि हॉब्स की फिलॉसफी में हमें देखने को मिलता है कि वो हमें इंडिविजुअलिस्ट भी नजर आता है और वो हमें एब्सोल्यूटिस्ट भी नजर आता है। तो क्या है हॉब्स? तो बेसिकली इंडिविजुअलिज्म होता क्या है? इंडिविजुअलिस्ट होता क्या है? इंडिविजुअलिस्ट होता है जहां पे इंडिविजुअल को सेंटर में लिया जाता है। क्या किया जाता है? जहां पे इंडिविजुअल को सेंटर में लिया जाता है, इंडिविजुअल एट सेंटर, इंडिविजुअल एट सेंटर, जहां पे इंडिविजुअल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होता है। कहा जाता है कि इंडिविजुअल सबसे ऊपर है, मतलब स्टेट से भी ऊपर है इंडिविजुअल, मतलब सबसे ज्यादा फोकस इंडिविजुअल के ऊपर किया जाता है, स्टेट से भी ऊपर है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज प्रायर टू स्टेट एज वेल। तो इंडिविजुअल के राइट्स की बात की जाती है, उसकी लिबर्टी की बात की जाती है, मतलब इंडिविजुअल को सेंटर पे लिया जा रहा है। और एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? जहां पे स्टेट को सेंटर में लिया जाता है, मतलब स्टेट को ज्यादा पावर दी जा रही है। स्टेट जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर है, स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, स्टेट के पास सबसे ज्यादा पावर है, स्टेट के पास कंप्लीट पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, तो उसका मतलब होता है एब्सोल्यूटिस्ट। अब देखो, हमें तो देखने को मिलता है कि हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट तो है ही, क्योंकि वो स्टेट को इतनी पावर दे रहा है, मतलब एब्सोल्यूट पावर दे रहा है, क्योंकि वो बताता है कि स्टेट ऑफ नेचर में हर कोई अपने हिसाब से रह रहा था, हर किसी के पास लिबर्टी थी, एक इंसान दूसरे को मार रहा था, तो इसका मतलब वो इंडिविजुअलिस्ट भी हुआ। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हॉब्स ने ये कहा है कि मैन इज इंडिविजुअलिस्ट बाय नेचर एंड सोशल आउट ऑफ नेसेसिटी।
हॉब्स ये कहता है कि भाई बाई नेचर जो है ना इंसान इंडिविजुअलिस्ट है और वो सोशल सोसाइटी में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि नेसेसिटी की वजह से, क्योंकि उसको जो है अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, तो अकेला आइसोलेशन में रह के वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए उसको सोशल होना पड़ता है। लेकिन बाई नेचर इंसान इंडिविजुअलिस्ट ही है। उसने कहा कि लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट। उसने कहा कि जहां पे लॉ साइलेंट है वहां पे लिबर्टी होगी, मतलब यहाँ पे जहां पे कानून नहीं है वहां पे लिबर्टी होगी। जैसे स्टेट ऑफ नेचर की वो बात करता है, वो कहता है स्टेट ऑफ नेचर में जो है वो लॉ नहीं था इसलिए लिबर्टी थी वहां पे। तो बेसिकली वो कह रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या थी? लिबर्टी थी, हर किसी के पास लिबर्टी थी। लेकिन वो लिबर्टी किस काम की? हर किसी को मार रहा है, मतलब हर किसी के पास आजादी है, लेकिन आजादी करनी क्या है भाई? मतलब कोई किसी को भी मार रहा है, कोई किसी की जमीन हड़प ले रहा है, किसी ने खेती की तो दूसरे ने खा लिया वहां पे जाके, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो कहता है कि बाई नेचर इंसान इंडिविजुअलिस्ट है और स्टेट ऑफ नेचर में इंसान के पास लिबर्टी थी, क्योंकि वहां पे कानून नहीं था। और जब कानून आ जाता है तो कानून आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, और जब रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो लिबर्टी खत्म हो जाती है। तो बेसिकली वो कहता है कि लिबर्टी वहां पे होगी जहां पे लॉ इज साइलेंट है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पे वो इंडिविजुअलिस्ट नजर आ रहा है, मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? ह्यूमन बींग्स के लिए इंडिविजुअलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहता है कि इंसान जो है बाई नेचर इंडिविजुअलिस्ट होता है, लेकिन सोशल इसलिए होता है क्योंकि नेसेसिटी है। क्योंकि हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर में भी इंसान जो है इंडिविजुअलिस्ट ही था, लेकिन उसको स्टेट बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी? नेसेसिटी की वजह से, क्योंकि वो इंडिविजुअलिस्ट था, उसके पास लिबर्टी थी लेकिन मारकाट चल रही थी, तो लिबर्टी किस काम की? उसके बाद उसने जो है एब्सोल्यूट पावर दी स्टेट को, तो यहाँ पे वो एब्सोल्यूटिस्ट हो गया। वो यहाँ पे स्टेट को अनलिमिटेड पावर देता है, लिव्याथन स्टेट कहता है उसको, वो मॉन्स्टर स्टेट कहता है उसको कॉमनवेल्थ कहता है वो। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो एब्सोल्यूटिस्ट है या इंडिविजुअलिस्ट है। तो यहाँ पे मैकफर्सन ने कहा हॉब्स स्टार्ट एज एन इंडिविजुअलिस्ट एंड कंक्लूड्स एज एन एब्सोल्यूटिस्ट। हॉब्स ये अपना मैकफर्सन ये कहते हैं कि हॉब्स जो है ना वो शुरुआत करता है इंडिविजुअलिस्ट होने से और वो कंक्लूड कहां पे करता है? एब्सोल्यूटिस्ट। मतलब शुरू में वो इंडिविजुअलिस्ट था और आखिर में वो क्या हो जाता है? एब्सोल्यूटिस्ट हो जाता है। शुरू में कैसे इंडिविजुअलिस्ट था? उसने बताया स्टेट ऑफ नेचर में इंसान के पास लिबर्टी थी क्योंकि लॉ नहीं था। उसने बताया कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता था? इंसान जो है वो फ्री था, मतलब इंसान के पास लिबर्टी थी, इंसान जो है बाई नेचर इंसान जो है इंडिविजुअलिस्ट है। तो यहां पे उसने इंडिविजुअलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। लेकिन उसने बताया कि स्टेट ऑफ नेचर में लिबर्टी थी लेकिन वहां पे मारकाट चल रही थी, वो लिबर्टी किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसने एब्सोल्यूट पावर दी स्टेट को और फिर वो एब्सोल्यूट बन गया। ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट बन गया। उसने स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दी ताकि इंसान की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि उस लिबर्टी के होते हुए भी इंसान की लाइफ जो है वो बची हुई नहीं थी। उसके बाद जैसे मैकफर्सन ने कहा कि वो इंडिविजुअलिस्ट था शुरू में, लेकिन बाद में वो एब्सोल्यूटिस्ट हो जाता है, स्टेट को अनलिमिटेड पावर दे देता है। उसी तरीके से सेबाइन ने रिप्लाई किया मैकफर्सन का। सेबाइन ने कहा कि हॉब्स एब्सोल्यूटिज्म इज द डेरिवेटिव ऑफ हिज इंडिविजुअलिज्म। सेबाइन ये कहते हैं कि जो हॉब्स का एब्सोल्यूटिज्म है ना वो उसके इंडिविजुअलिज्म का डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ही वाज इंडिविजुअलिस्ट बट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअलिज्म ही गेव एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट। सेबाइन ये कहते हैं कि भाई है तो वो इंडिविजुअलिस्ट ही, चाहता तो वो भी इंडिविजुअल का भला ही है, लेकिन इंडिविजुअल क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर मारकाट चल रही है, एनार्की है, वहाँ पे ऑर्डर नहीं है सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसलिए उसने जो है वो स्टेट को अनलिमिटेड पावर दी, इसलिए उसने स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दी ताकि इंसान को बचाया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे सेबाइन ने कहा है कि है तो वो इंडिविजुअलिस्ट ही, लेकिन क्योंकि इंडिविजुअलिस्ट है तो वो इंडिविजुअलिस्ट ही, लेकिन उसने एब्सोल्यूट पावर इसलिए दी स्टेट को ताकि ये जो मारकाट चल रही थी, ये जो सिचुएशन थी, ये जो क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर के अंदर सिचुएशन थी जहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एनार्की चल रहा था, उसको खत्म किया जाए और इंडिविजुअलिज्म को प्रोटेक्ट किया जाए। राइट, इंडिविजुअलिज्म को प्रोटेक्ट किया जाए और इंसान के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए सेबाइन कहते हैं कि वो था तो इंडिविजुअलिस्ट ही, लेकिन इंडिविजुअलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने स्टेट को अनलिमिटेड पावर दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका कानून के ऊपर क्या कहना था, लॉ के ऊपर उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे। तो वो पॉजिटिव लॉ का सपोर्ट करता था। एक होता है पॉजिटिव लॉ और एक होता है नेचुरल लॉ। ठीक है, नेचुरल लॉ को कौन सपोर्ट करता था? तो नेचुरल लॉ को अरिस्टोटल और प्लेटो सपोर्ट करते हैं। जैसे अरिस्टोटल और प्लेटो जो है वो नेचुरल लॉ का सपोर्ट करते हैं। नेचुरल लॉ मतलब ओ भाई नेचर का लॉ है, मतलब भगवान का लॉ है। लेकिन पॉजिटिव लॉ का मतलब ये यहाँ पे कन्वेंशनल सेंस ऑफ टर्म में पॉजिटिव लॉ की बात कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव लॉ की बात की जा रही है। कॉवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड इज नथिंग बट मेयरली वर्ड्स। वो कहता है कि बिना तलवार के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना
वो कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि भाई नेचुरल लॉ शॉ कुछ नहीं होता ये, मतलब कौन मानता है नेचर के लॉ को, कौन मानता है कि भगवान का ये लॉ है, मतलब कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके नेचर के खिलाफ है, राइट। नेचुरल लॉ को कोई नहीं मानता है, उसी लॉ को माना जाता है, उसी कानून को माना जाता है जिसको इन्फोर्स करने के लिए ना रॉड होती है, फोर्स होती है। तो बेसिकली वो कहता है कोवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड इज नथिंग बट मेरली वर्ड्स, क्योंकि नेचुरल लॉ क्या है, कोवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड है, मतलब नेचुरल लॉ को कोई इन्फोर्स करने वाला नहीं है। लेकिन वो पॉजिटिव लॉ की बात करता है, वो कहता है कि जिस लॉ की वो बात कर रहा है उसको लीगली इन्फोर्स किया जाता है। जैसे मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर जो है वो पॉजिटिव लॉ है, मतलब कि अगर तुम वायलेशन करोगे कानून की तो तुम्हें डांटा जाएगा, पुनिश किया जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कि कॉवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड इज नथिंग बट मेरली वर्ड्स, बिना तलवार के जो कॉवेनेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कानून है, बिना फोर्स के जो कानून है, वो कैसा कानून है, वो सिर्फ शब्द ही तो है। अगर कानून को इंप्लीमेंट करवाना है तो फोर्स चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना लोग मानेंगे। लेकिन नेचुरल लॉ वालों का ये कहना था कि हाँ भाई नेचर का लॉ है, लोग मानेंगे, लोगों के पास तर्क होता है, लॉजिक होता है, रीजन होता है, इसलिए लोग मानेंगे। उसके बाद थॉमस हॉब्स ने कहा कि पर्पस क्या है स्टेट का, मैंने आपको बताया कि पर्पस उसका ये है, स्टेट इसलिए बनाई गई है ताकि इंडिविजुअल की प्रिजर्वेशन की जा सके और समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऑर्डर को रिस्टोर किया जा सके, इंडिविजुअल की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। और द स्टेट विच कैनॉट प्रोटेक्ट लाइफ इज फेल्ड स्टेट, और हॉब्स ये कहते हैं कि वो स्टेट जो आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, वो फेल्ड स्टेट है, एक वो नाकाम स्टेट है। उसके बाद आइए देखते हैं कुछ थिंकर्स हैं जिनके विचार हैं थॉमस हॉब्स के ऊपर, कुछ कोट्स हैं थॉमस हॉब्स के ऊपर जो लिखे गए हैं। हॉब्स इज प्रोबेबली ग्रेटेस्ट थिंकर ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी दैट द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैव प्रोड्यूस्ड। ये सेबाइन ने कहा है, सेबाइन ने कहा है कि जो हॉब्स है वो एक ग्रेटेस्ट थिंकर है पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर, जो भी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ने मतलब प्रोड्यूस किया। मतलब इंग्लिश स्पीकिंग पीपल में एक ऐसा इंसान है जो कि ग्रेटेस्ट थिंकर है, कहाँ पे, पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर। उसके बाद द लिवियाथन इज द ग्रेटेस्ट परहैप्स द सोल मास्टरपीस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। माइकल ओक्सशॉर्ट जो है वो तारीफ करते हैं यहाँ पे थॉमस हॉब्स की जो किताब है लिवियाथन उसकी। माइकल ओक्सशॉर्ट का कहना है कि लिवियाथन जो है बहुत बढ़िया किताब है, मतलब बेस्ट किताब है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर। उसके बाद लिवियाथन इज यूजलेस एज बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फ्रूटलेस एज अ बुक ऑफ पॉलिटिक्स, ये वॉगन ने कहा। वॉगन ने यहाँ पे लिवियाथन को क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा कि यार ये तो यूजलेस किताब है, मतलब हिस्ट्री के लिए तो यूजलेस किताब है और पॉलिटिक्स के लिए फ्रूटलेस किताब है। उसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि थॉमस हॉब्स जो था वो फर्स्ट प्रोपाउंडर था किसका, नेगेटिव लिबर्टी का। तो नेगेटिव लिबर्टी का फर्स्ट प्रोपाउंडर कौन था, थॉमस हॉब्स था, क्योंकि उसने कहा था कि लिबर्टी इज वेयर देयर लॉ इज साइलेंट, जहां पे लॉ साइलेंट है वहां पे लिबर्टी होगी। तो बेसिकली वो फर्स्ट प्रोपाउंडर था किसका, नेगेटिव लिबर्टी का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे थॉमस हॉब्स को कवर करते हैं। अगले लेक्चर में हम जॉन लॉक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।